नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि न्यायिक प्रणाली में कम हो रहा लोगों का विश्वास, मौजूदा प्रणालियां कारगर नहीं, सरकार न्यायपालिका करे स्वीकार, कपिल सिब्बल ने घेरा। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनावी साल में नीतीश को अल्पसंख्यक समुदाय का झटका, सीएम की इफ्तार पार्टी से दूर रहेंगे मुस्लिम धार्मिक संगठन। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, निर्वाचन आयोग ने बुलाई बड़ी बैठक। खबर में आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने वक्फ विधेयक को लेकर मोदी सरकार को घेरा और लगाए बड़े आरोप। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि परिसीमन के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे दक्षिण के राज्य, डीके ने अन्नामलाई पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। न्यायिक प्रणाली में कम हो रहा लोगों का विश्वास, मौजूदा प्रणालियां कारगर नहीं, सरकार न्यायपालिका करे स्वीकार, सिब्बल का बयान। जहां दोस्तों, धार्मिक प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास कम होने का दावा करते हुए राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ कपिल सिब्बल ने कहा है कि विकल्प तभी मिल सकते हैं जब सरकार और न्यायपालिका दोनों ये स्वीकार करे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति समेत मौजूदा प्रणालियां कारगर नहीं रह गई हैं। सिब्बल ने पीटीआई भाषा के साथ एक साक्षात्कार में न्यायिक प्रणाली की खामियों के बारे में बात की और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह जिला और सत्र न्यायालयों द्वारा ज़्यादातर मामलों में जमानत नहीं दी जा रही है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान के मुद्दे का भी हवाला दिया। हालांकि सिब्बल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले पर टिप्पणी करने से परहेज किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव साल में नीतीश को अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा झटका, सीएम की इफ्तार पार्टी से दूर हुए मुस्लिम धार्मिक संगठन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में चुनावी साल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक समुदाय से बड़ा झटका लगा है। नीतीश की इफ्तार पार्टी से मुस्लिम धार्मिक संगठन ने बायकॉट कर दिया है और कहा जा रहा है कि जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के कारण मुस्लिम संगठन नाराज चल रहे हैं और नीतीश की इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली है। ये इफ्तार पार्टी रविवार को हुई। आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए सरकार है और इस सरकार में बीजेपी, एलजेपीआर और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी शामिल है। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ विधेयक 2024 बिल लाने की तैयारी कर रही है। फरवरी 2025 में मोदी कैबिनेट ने संसद की संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। ये संशोधन वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण, विवाद निपटान प्रक्रियाओं और वक्फ बोर्डों की संरचना से संबंधित है। विपक्षी दलों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम प्रमुख हुस्न ओवैसी ने भी इस विधेयक का विरोध किया है। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद और इमारत ए शरिया ने वक्फ विधेयक पर एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार, एन चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के रुख को देखते हुए बड़ा फैसला लिया और इफ्तार, ईद मिलन और दूसरे कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इफ्तार पार्टी की बहिष्कार करने वाले संगठनों में इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस समेत कई सारे शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, निर्वाचन आयोग ने बुलाई बैठक। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सभी पार्टियों के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और उस रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने भी बिहार में चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इसको लेकर विभाग ने अपनी पहली बैठक भी बुला ली है और इस बैठक में निर्वाचन विभाग कई अहम फैसले लेगा। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कम मतदान वाले बूथों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 25 मार्च को निर्वाचन विभाग में पहली अहम बैठक होगी। ये बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इसमें जिला स्तरीय स्वीप नोडल अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में चुनाव में मतदाता सहभागिता बढ़ाने और जागरूकता अभियान चलाने को लेकर चर्चा की जाएगी और इस संबंध में निर्वाचन विभाग के अवर सचिव प्रमोद कुमार ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने वक्फ विधेयक को लेकर मोदी सरकार को घेरा और लगाए ये बड़े आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार वक्फ विधेयक के जरिए संविधान पर एक और सोचा समझा हमला
मोदी सरकार कर रही है और कहा कि इससे देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बहुधार्मिक समाज के सामाजिक सद्भाव तोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय की परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम कर चुनावी लाभ के लिए ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा करना है। और उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कानूनों के तहत वक्फ प्रबंधन के लिए सभी संस्थाओं की स्थिति, संरचना और अधिकार को सुनियोजित तरीके से कम कर अल्पसंख्यक समुदाय को परंपराओं और धार्मिक संस्थाओं के प्रशासनिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इससे अपनी भूमि को वक्फ को देने में जानबूझकर अस्पष्टता पैदा करने के लिए वक्फ की परिभाषा भी बदल दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। परिसीमन के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे दक्षिण के राज्य, डीके ने अन्नामलाई पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रविवार को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में भाजपा नेता अन्नामलाई के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अन्नामलाई ने दावा किया था कि 22 मार्च को चेन्नई में हुए दक्षिण भारतीय राज्यों की बैठक बिना योजना के आयोजित की गई थी और इस पर शिव कुमार ने कहा कि अन्नामलाई का बयान महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि असल सवाल ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश को क्या संदेश दे रहे हैं। शिव कुमार ने अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है और वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अन्नामलाई राज्य के प्रति नहीं बल्कि अपनी पार्टी के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं और उन्हें अपना काम करने दें, लेकिन उनकी प्राथमिकता राज्य नहीं पार्टी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार का इतिहास गौरवशाली लेकिन वर्तमान मुश्किल, कन्हैया कुमार का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार शनिवार को पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम बिहार दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर शुभकामना देने के दौरान कई नेताओं ने बिहार के गौरवशाली इतिहास की बात बताई। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है लेकिन वर्तमान मुश्किलों में है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि कल ही पंजाब में बिहार के छात्रों की पिटाई की गई। वर्तमान को सुंदर किए बिना हमारा भविष्य सुंदर नहीं हो सकता। ये यात्रा बिहार के भविष्य को सुंदर बनाने की है, बिहार के वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए है। इस यात्रा को विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा बताते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा की शुरुआत भितिहरवा में हुई है और ये यात्रा जिस जिले में पहुंच रही है वहां के लोग अपनी समस्या उठा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में सीएम बदलने के बीजेपी विधायक के दावे पर अखिलेश यादव ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला किया और कहा कि रामजी लाल सुमन ने क्या कहा, इतिहास पन्ने सभी पलट रहे हैं। रामजी लाल सुमन जी ने इतिहास का पन्ना पलटा है, बीजेपी इतिहास का पन्ना पलट रही है। रामजी लाल सुमन जी ने जो कहा वो इतिहास का एक भाव था। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया था, शिवाजी की तिलक किसी ने नहीं किया था। वहीं बीजेपी विधायक के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने के दावे पर कहा कि बीजेपी में क्या चल रहा है इसकी चिंता समाजवादी पार्टी की नहीं है, यूपी को लूटा जा रहा है, मैं मजबूरी समझता हूँ। गाजियाबाद कांड पर उन्होंने कहा कि यूपी में विधायक के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी वालों ने जमीन पर कब्जा किया है। बीजेपी की पॉलिसी कहाँ है, सरकार कार्रवाई नहीं करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत ने जज के घर कैश मिलने पर उठाए सवाल, सुशांत सिंह मामले पर भाजपा को घेरा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को सुशांत सिंह राजपूत मामले और औरंगजेब पर बयानबाजी को लेकर सवाल उठाए। संजय राउत ने दिल्ली में एक जज के घर से मिले नकदी के मामले को उठाया और कहा कि इस पर वो पिछले 2 दिनों से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। उनका ये भी कहना था कि ये मामला गंभीर है और जो लोग इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं कह रहे हैं कि ये एक दिन की कमाई का मामला है, लेकिन वो लोग गलत हैं। राउत ने शिवसेना के पक्ष में फैसला ना जाने की बात का जिक्र किया। बोले, शिवसेना को न्याय न मिलने का कारण अब समझ में आ रहा है। हमारे 40 विधायक छोड़कर चले गए, साफ हो रहा है कि न्याय व्यवस्था दबाव में है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत केस में क्लोजर रिपोर्ट पेश, नीलोत्पल मृणाल की मांग, रिपोर्ट सार्वजनिक करे सीबीआई। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत किसी भी तरह की साजिश या आपराधिक षड्यंत्र से नहीं हुई है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के लेकर
लेकर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए अभियान शुरू करने वाले नीलोत्पल मृणाल की प्रक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जिस आधार पर रिपोर्ट पेश की है उसे सार्वजनिक किया जाए। सुशांत सिंह राजपूत मामले को सीबीआई द्वारा बंद करने पर नीलोत्पल मृणाल ने IANS से बातचीत में कहा कि हर कोई शख्स बोल रहा है कि उसने आत्महत्या की है। मैं खुद बिहारी हूं और कोई भी बिहारी हार नहीं मानता है। ऐसी भी कोई स्थिति नहीं थी जिससे लगे कि मर जाएं। मुझे लगता है कि सीबीआई को उस दौरान जिस तरह से केस सौंपा गया था उसके मुताबिक ही उन्होंने अपना फैसला दिया है। अब उनका परिवार ही इस पर कोई फैसला लेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेकिन दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मंत्री के बर्ताव से राज्य की बदनामी हुई, बिहार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर। जी हां दोस्तों, बिहार की एक अदालत में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की गई। इसमें पटना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के कथित अनादर को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वकील सूरज कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि गुरुवार को एक आयोजन के उद्घाटन के दौरान सीएम की हरकतों से राज्य की बदनामी हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने मुजफ्फरपुर में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दायर की और BNS और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 मार्च को तय की है। बता दें कि नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे और राष्ट्रगान बजाते समय उन्होंने अपने पास में खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोकना शुरू कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार दिवस का विरोध, क्रांति सेना ने सरकार का किया पुतला दहन। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में भाजपा शनिवार 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने जा रही है, जिसे लेकर विरोध शुरू हो गई है। ये आयोजन के विरोध के छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने मोर्चा खोल दिया है। क्रांति सेना के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बाहरी जनता पार्टी बताया है। उन्होंने बीजेपी सरकार का पुतला दहन करके उनके खिलाफ नारेबाजी की और इस आयोजन को राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम बताया। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने के निर्णय ने राज्य की जनता को आक्रोशित कर दिया है। सवाल उठता है कि जब बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस नहीं मनाया जाता तो फिर छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने की क्या जरूरत है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष रोशन बघेल ने प्रशासन शासन से मांग की है कि इस आयोजन को रद्द किया जाए और इस तरह के कार्यक्रम से सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसके लिए ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयराम रमेश ने अमित शाह से पूछे सवाल, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दोगे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में शुक्रवार को आतंकवाद को लेकर गरजे। इसी के बाद अब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने अमित शाह से जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल पूछे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर की बातें की, लेकिन असली बात यह है कि वो जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा कब वापस लौटाएंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अपनी स्पीच में उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरा दर्जा देने को लेकर कुछ नहीं कहा। जयराम रमेश ने कहा कि हमने मांग की है कि आप जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर बताइए। आप दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थिति बदल गई है, तो आप उसको पूरे राज्य का दर्जा क्यों नहीं वापस लौटाते। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों और विकास पर बोलते हुए कहा कि आतंकवाद पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त कर सकती है और ना ही आतंकवादियों को। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना में राबड़ी आवास के बाहर फिर से लगे पोस्टर, सीएम नीतीश कुमार को बताया खलनायक। जी हाँ दोस्तों, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर शनिवार को फिर से सीएम नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाए गए और इस पोस्टर में लिखा गया कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। पोस्टर में स्पष्ट रूप से ये भी लिखा है कि हाँ, मैंने किया है महिलाओं का अपमान, गांधी जी का किया है अपमान, अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। इसके साथ दोस्तों पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल और भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को दिखाया गया है। इससे पहले भी बिहार में कई बार ऐसे पोस्टर सामने आए हैं जो राजनीतिक पारा बढ़ाते रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, राहुल गांधी और खड़गे समेत ये नेता होंगे शामिल। जी दोस्तों, महात्मा गांधी के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के शताब्दी वर्ष पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 9 अप्रैल को अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर रिवर फ्रंट पर आयोजित होगा। बता दें कि गुजरात की धरती पर 64 साल बाद होने जा रहे इस अधिवेशन में देश भर से पार्टी 3000 से
अधिक नेता भाग लेंगे और इससे पहले 8 अप्रैल को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी। ये बैठक शाहीबाग स्थित सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन में आयोजित होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यात्रियों को परेशान करने का ट्रेंड बन गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट लेट होने पर भड़की सुप्रिया सुले। जी हाँ दोस्तों, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को लताड़ लगाई है। सांसद ने एयर इंडिया की फ्लाइट पर देरी को लेकर नाराजगी जाहिर करने के साथ ही उन्होंने विमान कंपनी की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने एयरलाइन से जवाबदेही तय करने के लिए कहा है। सांसद सुप्रिया सुले ने बीती रात 21 मार्च 2025 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने एयरलाइन की अव्यवस्था के चलते यात्रियों को होने वाली परेशानियों पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं एयर इंडिया की फ्लाइट AI0508 में यात्रा कर रही थी, जो 1 घंटे 19 मिनट की देरी से चल रही थी। ये यात्रियों को परेशान करने वाली देरी की ट्रेंड बन गया है, ये स्वीकार्य है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेक इन इंडिया योजना पर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा ये डिलीवरी से ज्यादा प्रचार का क्लासिक उदाहरण। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेक इन इंडिया योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने मेक इन इंडिया को डिलीवरी से ज्यादा प्रचार का क्लासिक उदाहरण बताया और इसके साथ ही खड़गे ने मोदी सरकार से 2 तीखे सवाल पूछ लिए हैं। इसको लेकर खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मोदी सरकार का मेक इन इंडिया डिलीवरी से ज्यादा प्रचार को महत्व देने का क्लासिक उदाहरण है। अपने 2014 के घोषणा पत्र में भाजपा ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए 10 वादे किए थे, जिनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। विनिर्माण में रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी में भारी गिरावट के साथ स्थिति को और भी बदतर कर दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी कब आएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजों की टीम पहुंची मणिपुर, तो जयराम रमेश ने दागा सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधिमंडल के मणिपुर पहुंचने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य में 2 साल पहले हिंसा भड़की थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी राज्य का दौरा नहीं किया। जयराम रमेश बोले कि अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज मणिपुर गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कब आएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर का दौरा करने का भी आग्रह किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि बैंकॉक जाते समय या बैंकॉक से लौटते समय प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करने के लिए कुछ समय निकालेंगे। प्रधानमंत्री के दौरा प्रदेश के लोगों के दर्द को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें कि जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को हिंसा प्रभावित राज्य में राहत शिविरों का दौरा करने के लिए इम्फाल मणिपुर पहुंचा। मंत्री ने जजों के दौरे का भी स्वागत किया, लेकिन राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के पतन के बावजूद राष्ट्रपति शासन लागू करने में देरी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर गए 6 न्यायाधीशों का स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2023 को खुद कहा था कि मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने में 18 महीने क्यों लग गए। दोस्तों, आपको बता दें कि जयराम रमेश ने संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान मणिपुर की स्थिति पर बात न करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने अपने गृह मंत्रालय के कामकाज के बारे में राज्यसभा में करीब 4 घंटे तक जवाब दिया, लेकिन उन्होंने मणिपुर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अमित शाह की मिजोरम जाने लेकिन मणिपुर न जाने के लिए भी आलोचना की। कांग्रेस नेता ने कहा कि गृह मंत्री मिजोरम जाते हैं, वो मणिपुर क्यों नहीं गए, और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अमेरिका जाकर जो बातें कही हैं वो कई सवालें खड़ी करती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनसंख्या नियंत्रण की सजा नहीं मिलनी चाहिए, स्टालिन बोले। परिसीमन पर अमित शाह के आश्वासन पर यकीन नहीं। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई में JAC की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें केरल, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के नेता शामिल हुए। इस चर्चा के बीच की 2026 के बाद होने वाला परिसीमन दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनीतिक रूप से कमजोर कर सकता है। स्टालिन ने स्पष्ट किया कि विपक्ष परिसीमन के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक अनुचित फार्मूले के खिलाफ है जो उन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आश्वासन पर संदेह जताया कि आगामी परिसीमन के कारण दक्षिण भारतीय राज्य संसदीय सीटें नहीं खोएंगे। उन्होंने इस टिप्पणी को अस्पष्ट बताया। निष्पक्ष परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने चेतावनी दी कि राज्यों को मणिपुर जैसा हश्र होने से बचाने के लिए प्रतिनिधित्व की लड़ाई महत्वपूर्ण है। स्टालिन ने कहा कि मणिपुर 2 साल से जल रहा है और यहाँ के लोगों की मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास अपनी आवाज़ उठाने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। स्टालिन ने तर्क दिया कि जनसंख्या के आकार के आधार पर पुनः आवंटन प्रगति
प्रगतिशील राज्यों के लिए सजा के समान होगा, जबकि उत्तर दक्षिण असमानताओं को गहरा करेगा। उन्होंने कहा कि अगर वो योजना के अनुसार परिसीमन करते हैं तो कम से कम 8 सीटें खो जाएंगी। प्रतिनिधित्व कम करना केवल संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि राज्यों के अस्तित्व के बारे में है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमपी कांग्रेस का 60 दिनों में फिर बदलेगा चेहरा, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के ट्वीट ने चमकाई हलचल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एमपी कांग्रेस एक बार फिर बदलाव के कगार पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा पूरी तरह बदला जा रहा है और इस संबंध में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो जारी किया, जिससे हलचल मच गई है। और एमपी कांग्रेस ने भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के वीडियो को आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राष्ट्रगान का अपमान कर घिरे सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी ने मांगा इस्तीफा, विधानसभा में भारी हंगामा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। विपक्षी नेताओं ने सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाते हुए नीतीश कुमार को घेर लिया है और इसको लेकर विधानसभा में दोनों सदनों में जमकर विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया गया। विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि उन्होंने देखा मैदान में राष्ट्रगान के समय जो हरकत की उससे देश का अपमान हुआ है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी इसे लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का राष्ट्रगान के समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री जिस तरह से हाथों को हिला रहे हैं, ये राष्ट्रगान का अपमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की प्रक्रिया, घर में मिला नोटों का भंडार। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।